session. So there are 5 articles in this today's news that are relevant to our prelims examination specifically. That is current development in Ladakh political situation, and Ladakh is demanding schedule status उससे रिलेटेड है, एंड मैंडेटरी लेवलिंग ऑफ AI जनरेटेड कंटेंट, ये पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये न्यूज इसलिए है क्योंकि अभी आफ्टर दीपावली पोल्यूशन इज ऑन राइज, एंड ईस्ट एशिया समिट और ईरान रेटिफाइड यूनाइटेड नेशन एंटी टेरर फाइनेंसिंग कन्वेंशन। सो ये सब न्यूज में है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं सारे न्यूज को। सो कमिंग टू द फर्स्ट न्यूज, फर्स्ट आर्टिकल दैट इज रिलेटेड टू द करंट डेवलपमेंट इन लद्दाख पॉलिटिकल सिचुएशन। हम लोग पिछले कुछ दिन से इस पर डिस्कस भी कर रहे हैं कि लद्दाख में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है और वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने के लिए। मीन्स वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला जाए, उसके कारण ये न्यूज में है। तो हुआ क्या है, A month ago, 4 people including Kargil war veteran lost their lives in police action during protest. उसके कारण क्या हुआ, the protesters were demanding statehood for Ladakh and constitutional safeguard for the region. तो ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था, स्टेटहुड डिमांड है लद्दाख के लिए, और स्टेटहुड के साथ साथ 6 शेड्यूल में उसको जगह चाहिए। तो अभी क्या हुआ रिसेंट में, हुआ क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टॉक जो है रिज्यूम किया गया है। उसमें फॉलोइंग द ट्रेजिक इंसिडेंट सिविल सोसाइटी ग्रुप है रिज्यूम डायलॉग विद द गवर्नमेंट। उसमें 2 की रीजनल बॉडी आए थे, पार्टिसिपेट किए थे डायलॉग में। फर्स्ट इज द लेह एपेक्स बॉडी और दूसरा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA। लैब और KDA दोनों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से मिले हैं। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है वो हम लोग देखते हैं। बोथ ग्रुप रिप्रेजेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एंड कम्युनिटीज ऑफ लद्दाख, jointly advocating for greater autonomy and protection of local interest। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से क्या इंडिकेशन मिला है, तो MHA ऑफिशियल ने एक्सेप्ट किया है कि आर्टिकल 371 के अंदर जो भी प्रोविजन है वो लद्दाख को एक्सटेंड किया जा सकता है। बट लद्दाखी प्रोटेस्ट जो है, ये दोनों बॉडी जो लद्दाख की 2 बॉडी मिली थी वो उनको ये आर्टिकल 371 का प्रोविजन सूटेबल नहीं लगता है, और वो उनका मानना है कि हमें 6 शेड्यूल में डालना चाहिए। तो MHA ऑफिशियल इंडिकेटेड दैट स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सिमिलर टू दोज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 371 मे बी कंसिडर्ड फॉर लद्दाख। आर्टिकल 371 क्या प्रोवाइड करता है, स्पेशल राइट्स एंड प्रोटेक्शन टू सर्टेन रीजन्स पार्टिकुलरली कंसर्निंग लैंड ऑनरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। ये सब आर्टिकल 371 प्रोवाइड करता है। लेकिन रिस्पॉन्सेस क्या है, जैसे हमने बताया कि दोनों लैब और KDA जो है वेलकम द डायलॉग बट रीइटरेटेड देयर मेन डिमांड। उनका मेन डिमांड क्या था कि इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर द 6 शेड्यूल। तो उनका मेन डिमांड, उन्होंने बोला कि अभी मेरा डिमांड फुलफिल नहीं हुआ है। द 6 शेड्यूल ऑफर्स ट्राइबल एरिया डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी अलाउइंग सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इस पे हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस में सेशन ले चुके हैं। तो आज हम लोग आर्टिकल 371 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल 371 क्या है, इट इज अ पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डील्स विद टेम्पोरेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। टेम्पोरेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, और ये कुछ स्टेट को मिला हुआ है। ओरिजिनल आर्टिकल में 371 था, है ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग एक्सेप्ट किए थे ना। उसके बाद क्या हुआ, एडिशनल प्रोविजन आर्टिकल 371A से आर्टिकल 371J तक उसमें एडिशन होता गया अंडर आर्टिकल 368, जो कि आर्टिकल 368 क्या है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो और ये सारे आर्टिकल क्या करते हैं, ग्रांट स्पेशल पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नर्स and legislative assemblies of a specific state to address the unique historical, cultural and socio-economic condition of the state। मतलब जिस स्टेट को मिला हुआ है आर्टिकल 371A से लेकर 371J तक जो कुछ प्रोविजंस है, वो कुछ स्टेट के कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक राइट्स या कंडीशंस को प्रिजर्व करने का बात करता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 371 क्या है, वो बताता है, स्पेशल राइट देता है या स्पेशल पावर देता है किसको,
महाराष्ट्र एंड गुजरात को, आर्टिकल 371 के अंदर। तो क्या क्या पावर दिया गया था? तो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र होल्ड्स ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नर एंड महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। किससे रिलेटेड? तो सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश करना है फॉर विदर्भा, मराठवाड़ा एंड द रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि ये दोनों रीजन जो है, विदर्भा रीजन और मराठवाड़ा रीजन, थोड़ा बैकवर्ड रीजन है महाराष्ट्र का, ठीक। नेक्स्ट एंड और ये क्यों हो रहा था? टू इंश्योर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड। सिमिलरली गुजरात के गवर्नर को क्या पावर दिया गया था? तो सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाइए सौराष्ट्र के लिए, कच्छ के लिए एंड रेस्ट ऑफ द गुजरात के लिए। ये सब क्यों हो रहा था? ताकि यूनिफॉर्म प्रोग्रेस हो सके, यूनिफॉर्मली, है ना, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट हो सके अक्रॉस द स्टेट। फिर आर्टिकल 371 ए आया, वो स्पेशल प्रोविजन दिया नागालैंड को। तो नागालैंड हम लोग जानते हैं नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जिसका कल्चरल राइट्स और कल्चरल ट्रेडिशनल राइट्स और कल्चरल राइट्स जो है अलग हैं हमारे मेन स्ट्रीम इंडिया से। तो इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट द यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ द नागा पीपल। और क्या बोला इस आर्टिकल में कि नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शैल अप्लाई टू नागालैंड कंसर्निंग रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागा। मीन्स यदि किसी कोई भी एक्ट यदि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है या पार्लियामेंट बनाता है और नागा का रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस को इंटरफीन करता है, तो वो एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगा नागालैंड में। दूसरा, नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस एज पर नागा कस्टमरी प्रैक्टिस एंड ऑनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज। मीन्स ये सब सारे चीज़ों को कोई भी पार्लियामेंट के लॉ चेंज नहीं कर सकती है। सच सेंट्रल लॉज कैन ओनली apply only if the Nagaland Legislative Assembly passes a resolution to that effect। यदि इस तरह का सेंट्रल लॉ बनता है तो उसको इफेक्ट में लाने के लिए नागालैंड असेंबली को रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। द गवर्नर हैज ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। सिमिलरली आर्टिकल 371 भी आया असम के लिए। असम कब? 1969 में इसको इंसर्ट किया गया टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन असम। तो क्या बोलता है? प्रेसिडेंट को ऑथराइज किया ये आर्टिकल क्या है? टू कंस्टिट्यूट कमिटी ऑफ द असम लेजिस्लेटिव असेंबली कंपोज्ड ऑफ मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम द ट्राइबल एरिया। दिस कमिटी डील्स विद द लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स कंसर्निंग फॉर द ट्राइबल रीजन। मीन्स ट्राइबल्स राइट को, ट्राइबल के कल्चरल एंड ट्रेडिशनल राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए असम में ये आर्टिकल लाया गया था। फिर आर्टिकल 371C में क्या बोला गया? ये मणिपुर को दिया गया है ना, मणिपुर को इंक्लूड किया गया इस आर्टिकल के थ्रू 1972 में। एंड इंटरेस्ट ऑफ हिल एरियाज इन मणिपुर, तो मणिपुर में जो हिल एरिया थे और उस एरिया में जो ट्राइबल्स पॉपुलेशन रहते हैं उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 371C लाया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ लेजिस्लेटर रिप्रेजेंटिंग हिल एरिया एंड गवर्नर टू हैव ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइबल एरिया और हिल एरिया, ठीक है। फिर आर्टिकल 371D आया एंड 371E। ये क्या दिया? स्पेशल प्रोविजन दिया आंध्र प्रदेश को एंड तेलंगाना को। इसमें क्या था? तो एम टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। और प्रेसिडेंट को एम्पावर किया कि टू इशू ऑर्डर फॉर प्रोवाइडिंग इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट इन एजुकेशनल एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। ऑल्सो द प्रेसिडेंट में एस्टेब्लिश सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ और अदर इंस्टीट्यूशन इस एरिया में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ये सब कर सकता है। आर्टिकल 371F में क्या आया? सिक्किम को पावर दिया गया, सिक्किम को इंक्लूड किया गया। तो सिक्किम हमको पता है कि इंडिया के साथ कब ज्वाइन किया था? 1975 में, है ना। तो आफ्टर 1975 ये आर्टिकल 371F जो है सिक्किम को इंक्लूड किया इन इंडिया। द सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली शैल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 30 मेंबर्स and governor has special responsibility to maintain peace and harmony and to ensure social and economic development of क्या असम। लास्ट फिर क्या है? 371G ये मिजोरम को इंक्लूड किया और मिजोरम को दिया कुछ स्पेसिफिक पावर्स। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अप्लाई टू मिजोरम रिगार्डिंग नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अप्लाई, जैसे उसमें हो रहा था नागालैंड में, सेम मिजोरम में हो रहा है। रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस को हार्म नहीं कर सकते हैं, मीन्स इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हैं। मीजो कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर इसको इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हैं, मतलब जो भी उनका
कस्टमरी लॉज है, जो भी प्रोसीजर है, जो ट्रेडिशनल एक्टिविटी है वो उनका चलता रहेगा। सच लॉज कैन अप्लाई ओनली विद द कंसेंट ऑफ मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर 371H, इसमें क्या किया गया, अरुणाचल प्रदेश को स्पेशल पावर दिया गया और उसमें दिया गया गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर एंड गवर्नर डिसीजन ऑन दिस मैटर इज फाइनल एंड फंक्शंस इंडिपेंडेंटली ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मीन्स गवर्नर को एम्पावर किया गया, मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इंडिपेंडेंट इसको कुछ कुछ पावर दिया गया गवर्नर को। रिकॉग्नाइज द स्ट्रेटेजिक एंड सेंसिटिव लोकेशन ऑफ द स्टेट नियर इंटरनेशनल बॉर्डर। लास्ट उसको क्या है, आई 371I, जब गोवा इंडिया में मर्ज हुआ उसके लिए गोवा को स्पेशल पावर दिया गया। क्या है, स्पेसिफाई द असेंबली मस्ट कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 30 मेंबर्स एंड प्रोविजन इंश्योर्स एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द पीपल ऑफ गोवा इन द लेजिस्लेचर प्रोसेस। फिर जे में क्या है, कर्नाटका मीन्स हैदराबाद कर्नाटका रीजन को और कल्याण कर्नाटका वाला रीजन को कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजन दिया गया। उसमें क्या था कि इंट्रोड्यूस्ड बाय 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था टू एड्रेस बैकवर्डनेस इन द पार्ट ऑफ कर्नाटका। हम लोग पता है कर्नाटका का कल्याण वाला रीजन जो है थोड़ा बैकवर्ड है, जैसे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा वाला रीजन, तो उसका डेवलपमेंट के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें कुछ कुछ प्रोविजन क्या है, टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर द कल्याण कर्नाटका रीजन। सिमिलरली जैसे हम लोग अभी देखें महाराष्ट्र और गुजरात में अलग से डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की बात कहा गया था, कच्छ रीजन के लिए इन गुजरात, सौराष्ट्र रीजन के लिए इन गुजरात एंड मराठवाड़ा रीजन के लिए इन महाराष्ट्र। इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड फॉर डेवलपमेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट एंड रिजर्वेशन इन द एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब फॉर पीपल फ्रॉम द रीजन टू इंश्योर बैलेंस ग्रोथ, है ना। तो ये डिस्कशन करने के बाद देयर इज ए क्वेश्चन फॉर यू एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर विद इन 1 मिनट। सो क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली, ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं। बोल रहा है आर्टिकल 371 प्रोवाइड स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू यूनियन टेरिटरी लाइक लद्दाख। ऐसा नहीं है, लद्दाख को अभी नहीं मिला है, बात चल रहा है कि 371 का प्रोविजन उसको डाला जाएगा। तो 2 रॉन्ग है, इसका मतलब 1 and 3 बिकम्स करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट प्रपोजेस मैंडेटरी लेबलिंग ऑफ AI जनरेटेड कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। अभी हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे खास करके यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारा कंटेंट आ रहा है जो AI जनरेटेड है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किया कंटेंट है। तो उसमें क्या है कि लोगों को ये दिक्कत हो रही है सेग्रीगेट करने में कि ये कंटेंट आर्टिफिशियली जनरेटेड है और ओरिजिनल है। तो इस सेग्रीगेशन, इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, इस कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है कि जो भी AI जनरेटेड कंटेंट बनाएंगे उनको लेबल करना पड़ेगा, है ना, कि AI जनरेटेड कंटेंट है, सो दैट पीपल कैन सेग्रीगेट, है ना, द AI जनरेटेड कंटेंट। तो इसका न्यूज चल रहा है, उसमें हुआ क्या है, तो मैंडेटरी लेबलिंग ऑफ AI जनरेटेड कंटेंट प्रपोज अमेंडमेंट बाय IT मिनिस्ट्री। IT मिनिस्टर ने प्रपोज किया है कुछ कुछ अमेंडमेंट इन IT रूल्स, ठीक है। तो बोल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ MIT हैज प्रपोज ए न्यू अमेंडमेंट टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। प्रपोज किया है कि ये सब अमेंडमेंट होना चाहिए। द अमेंडमेंट फोकस ऑन द मैंडेटरी डिस्क्लोजर एंड लेबलिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड और सिंथेटिक कंटेंट, उसको सिंथेटिक कंटेंट भी बोलते हैं, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सिंथेटिक कंटेंट आ रहा है उसके ऊपर आपको लेबलिंग करना जरूरी है कि इट इज मेड बाय AI है ना, और इट इज जनरेटेड बाय AI। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्राइमरी गोल इज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ऑनलाइन कंटेंट। नेक्स्ट इज टू मूव एम टू कॉम्बेट द स्प्रेड ऑफ डिफेक्ट। हम लोग देख रहे हैं डिफेक्ट वाला वीडियो, डिफेक्ट वाला क्या फोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में आता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। एंड पीपल शुड एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड सिंथेटिक कंटेंट।
कौन सा रियल कंटेंट है, कौन सा सिंथेटिक कंटेंट है, इससे आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो प्रोविजन क्या है, जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट का बात कर रहा है मिनिस्ट्री माइटी, उसमें क्या क्या है प्रोविजन, तो यूजर सेल्फ डिक्लेरेशन रिक्वायरमेंट, मीन्स जो यूजर एआई जनरेटेड या सिंथेटिक कंटेंट डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा इट इज ए सिंथेटिक कंटेंट। तो यूजर मस्ट सेल्फ डिक्लेयर इफ द कंटेंट दे आर अपलोडिंग इज जनरेटेड यूजिंग एआई और सिंथेटिक इन नेचर। दिस अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ कंटेंट, किसी भी तरह का कंटेंट आप जनरेट करें लाइक टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड ऑडियो, सब पे आपको बताना पड़ेगा इट इज जनरेटेड बाय एआई। प्लेटफॉर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब है ना, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी चैनल है जहां पे आप डाल रहे हैं इस सब कंटेंट को, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इफ यूजर फेल टू डिक्लेयर एआई जनरेटेड कंटेंट, यदि यूजर जो बनाया है वो यदि फेल करता है ना डिक्लेयर करने में, तो प्लेटफॉर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर रिक्वायर टू प्रोएक्टिवली डिलीट एंड लेवल सच कंटेंट, या तो आप उसको प्रोएक्टिवली डिलीट कीजिए या तो लेवल कीजिए। प्लेटफॉर्म मस्ट यूज देयर टेक्निकल टूल्स एंड एल्गोरिदम्स टू आइडेंटिफाई सिंथेटिक मीडिया। और क्या बोल रहा है, लेबलिंग यदि कर रहा है कोई यूजर, तो कितना कैसा लेबलिंग होना चाहिए उसके बारे में बात कर रहा है। तो लेबल इंडिकेटिंग एआई जनरेटेड और सिंथेटिक, ये इंडिकेट करना पड़ेगा कंटेंट मस्ट कवर एट लीस्ट 10% ऑफ द कंटेंट्स एरिया, जितना भी कंटेंट आप बना रहे हैं उसका 10% एरिया पे आपको ये डालना पड़ेगा कि एआई जनरेटेड है या सिंथेटिक कंटेंट। दिस इंश्योर्स द लेवल इज क्लियरली विजिबल टू व्यूअर्स, जो भी देख रहे हैं उनको क्लियरली विजिबल होना चाहिए ताकि वो आसानी से समझ सके। तो और डिफाइन किया गया है सिंथेटिक कंटेंट को किस तरह से, तो ऑल इंफॉर्मेशन विच इज आर्टिफिशियली और अल्गोरिथमिकली क्रिएटेड, जनरेटेड, मॉडिफाइड और अल्टर्ड यूजिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स इन अ मैनर दैट सच इंफॉर्मेशन रीजनेबली अपीयर्स टू बी ऑथेंटिक और ट्रू, है ना, उसको डिफाइन किया है अमेंडमेंट में। दिस ब्रॉड डिफिनेशन कवर्स एआई मैनिपुलेटेड विजुअल्स, वॉइसेस एंड टेक्स्ट दैट कैन बी मिसलेड यूजर्स बाय अपीयरिंग जेन्युइन। ठीक, रैशनल क्या है, तो द गवर्नमेंट हैज फेस्ड इंक्रीजिंग पब्लिक एंड पार्लियामेंट्री प्रेशर टू एक्ट अगेंस्ट डीपफेक्स एंड एआई बेस्ड मिस इन्फॉर्मेशन। हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह पिछले कुछ सालों में मिस इन्फॉर्मेशन है ना, डीपफेक्स, डिस इन्फॉर्मेशन, ये सब का क्वांटिटी सोशल मीडिया में बढ़ा है। उसके कारण गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है कि मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाए, डीपफेक्स को कंट्रोल किया जाए। उसके कारण ये अमेंडमेंट आ रहा है। डीपफेक्स ऑफन मिसयूज इमेजेस और वॉइसेस ऑफ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी लीडिंग टू प्रिवेसी वायलेशन, डिफेमेशन एंड सोशल कन्फ्यूजन। हम लोग अभी कुछ दिन पहले भी डिस्कस किए थे अनिल कपूर का केस, है ना, क्या नाम है, प्रियंका चोपड़ा का केस, ऐश्वर्या राय का केस। उसमें क्या था, उनका जो भी जितने भी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे उनको उनके वॉइसेस को या उनके वीडियो को या उनके फोटोग्राफ को मिसयूज कर रहा था, मीन्स उसके प्रिवेसी का वायलेशन हो रहा था। द प्रपोज्ड लेबलिंग सिस्टम इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स राइट्स एंड प्रिजर्व सोसाइटल ट्रस्ट इन डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन फिजिबिलिटी है कि नहीं, द गवर्नमेंट ऑफिशियल हैव स्टेटेड दैट इन प्राइवेट कंसल्टेशंस मेजर सोशल मीडिया कंपनीज हैव कंफर्म देयर टेक्निकल कैपेबिलिटी। मीन्स गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जितने भी सोशल मीडिया कंपनी हैं, है ना, सोशल मीडिया कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं और जितने भी इस तरह का प्लेटफॉर्म है उनके सारे ऑनर से बात किया जा रहा है। मीन्स जो भी उनके सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे बात किया जा रहा है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो टेक्निकली कैपेबल हैं इनको इंट्रोड्यूस करने में। ठीक है, दिस इंक्लूड्स यूजिंग एआई बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस टू आइडेंटिफाई मैनिपुलेटेड और डिफेक्ट कंटेंट। ठीक, पब्लिक कंसल्टेशन एंड फीडबैक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोल रही है, फीडबैक लेने के लिए टाइम दी है 6 नवंबर 2025 तक। मीन्स पब्लिक कंसेंट ले रही है, पब्लिक भी अपना फीडबैक दे सकती है कि और इसमें क्या इंप्रूवमेंट होने की जरूरत है ना, क्या कर सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट पब्लिक फीडबैक ले रही है। आफ्टर रिव्यूइंग द फीडबैक द मिनिस्ट्री में फाइनलाइज एंड नोटिफाई द अपडेटेड रूल्स। और यह फीडबैक ले लेगी, फिर जो अपडेटेड रूल होगा उसको नोटिफाई किया जाएगा और वो फिर लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी अमंग यूजर्स एंड प्लेटफॉर्म्स, रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड हार्मफुल डिफेक्ट्स, enhance transparency in digital communication and protect public figure and private individual from synthetic misinformation। ये सब
आउटकम होगा उसका, ठीक है। चलो, आफ्टर डिस्कसिंग डीप फेक्स एंड सिंथेटिक कंटेंट, देयर इज ए क्वेश्चन फॉर यू गाइस एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलो ऑप्शन 2 पे आते हैं। अंडर द प्रपोज रूल्स ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऐसा नहीं है, सारा मीडिया, सारा प्लेटफॉर्म है ना, जो भी एआई जनरेटेड और सिंथेटिक कंटेंट डाल रहे हैं, सबके लिए रेगुलेशन है। तो ऑप्शन 2 बिकम्स रॉन्ग इसलिए। और थर्ड पे आते हैं, द लेवल इंडिकेटिंग एआई जनरेटेड और सिंथेटिक कंटेंट मस्ट बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड कवरिंग एटलीस्ट 10% ऑफ द कंटेंट एरिया, ऐसा ही है। तो 1 and 3 becomes correct. चलो, नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू द हरियाणाज वर्स्ट हिट बाय एयर पोल्यूशन आफ्टर दीपावली फेस्टिविटीज CPCB। हम लोग देख रहे हैं कि रोज न्यूज में आ रहा है, आफ्टर दीपावली एयर पोल्यूशन वर्सन हुआ है इन मेजर सिटी, है ना, दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में, सब जगह। तो उसके कारण ये न्यूज में है। हमें वो नहीं, हमें पता है कि एयर पोल्यूशन वर्सन होता गया है ना, एयर पोल्यूशन बढ़ा है, लेकिन हमें जानना है CPCB के बारे में, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, है ना, वो है क्या। तो डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है क्या, क्योंकि इससे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ऑलरेडी प्रीवियस 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। It was constituted in 1974 under the provision of Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Means Water Act के थ्रू ये बना है CPCB. Later the CPCB was also entrusted with powers and function under the Air Prevention and Control Pollution Act 1981. Means जब एयर एक्ट आया 1981 में, तो ये भी उसको इंटरेस्टेड किया गया। मीन्स अब CPCB के पास ब्रॉड एरिया था, वाटर से रिलेटेड एंड एयर से रिलेटेड। It also function under the overall provision of the Environmental Protection Act 1986. Means इसका एरिया धीरे धीरे ब्रॉड होता गया, ठीक। The CPCB Act is a technical arm of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. रोल क्या है? सबसे पहले फील्ड इंफॉर्मेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज, है ना, एंड इंश्योर्स प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अवेटमेंट ऑफ द वाटर एंड एयर पोल्यूशन, सबको इसको निगरानी करना है। प्रमोट क्लीनर टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ठीक, एंड टू कोऑर्डिनेट विद द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोल्यूशन रिलेटेड और पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, ठीक। मीन्स सबसे इसको क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है। तो प्रिंसिपल फंक्शन क्या है, तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, प्रमोट द क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड वेल्स और इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री। एयर पोल्यूशन के लिए क्या करता है, मेजर्स, है ना, इट टेक्स मेजर टू इंप्रूव द एयर क्वालिटी एंड प्रिवेंट, कंट्रोल एंड अवेट एयर पोल्यूशन नेशन वाइड। और एडवाइजरी रोल क्या है, गवर्नमेंट को एडवाइज करता है, एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर रिलेटेड टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ क्या, एयर एंड वाटर पोल्यूशन। कोऑर्डिनेशन हम लोग देख ले चुके हैं, कोऑर्डिनेशन करता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, है ना, और टेक्निकल गाइडेंस, ट्रेनिंग, ये सब असिस्ट करता है, प्रोवाइड करता है। रिजॉल्व डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट अमंग डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स। डेलीगेशन टू यूनियन टेरिटरी, CPCB हैज डेलीगेटेड इट्स पावर अंडर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर वाटर एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 एंड एयर एक्ट 1981. These powers are delegated to respect union territory administration for effective implementation. चलो इन क्या बोला, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी एक्टिविटीज। CPCB अंडरटेक्स एक्सटेंसिव वर्क इन डेवलपिंग, रिवाइजिंग एंड इन्फोर्सिंग इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड। क्या कर रहा है, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड डेवलपमेंट किया है, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड फॉर एयर, वाटर एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, comprehensive industry documents and guideline for environmental management in different industrial sector। और कंसल्टेशन विद स्टेट्स क्या करता है, स्टैंडर्ड फॉर स्ट्रीम्स और वेल क्वालिटी, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिसे हम लोग देखे नाकी सुने होंगे, नेयर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना, इस तरह का वो स्टैंडर्ड डेवलप करता है।
तो अभी हम लोग देखें क्या क्या कुछ कुछ मेजर स्टैंडर्ड डेवलप किया है, जैसे नाक्स, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड नाक्स, है ना, जो स्पेसिफाई करता है कि लिमिट करता है कि पोल्यूटेंट इन आउटडोर एयर सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, PM10, PM10 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 एटसेट्रा, है ना। वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया के लिए बोला है, जैसे डिफाइन स्टैंडर्ड फॉर वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर। यही स्टैंडर्ड बताता है कि हमें ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है ना, कोई भी वाटर यदि अवेलेबल है तो ड्रिंकिंग है या नहीं, ये बताता है। इंडस्ट्रियल एमिशन के लिए तो ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर एमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए ये भी सेट करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट पर्टिकुलरली थ्रू इंसिनरेशन प्रोसेस। नॉइज स्टैंडर्ड क्या कर रहा है, स्पेसिफिक एमिशन स्टैंडर्ड एंड नॉइज लिमिट फॉर डीजल इंजन, LPG, CNG जनरेटर सबको सेट करता है। और मिनिमल नेशनल स्टैंडर्ड क्या करता है, फॉर्मुलेट करता है एफ्लुएंट डिस्चार्ज, एमिशन, नॉइज लेवल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। एडिशनल एक्टिविटी क्या करता है, तो उसका मॉनिटरिंग असेसमेंट करता है, डेटा मैनेजमेंट करता है ना, यदि कहीं से डेटा आ रहा है रिलेटेड टू पोल्यूशन। पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर करता है रिलेटेड टू पोल्यूशन ऑफ एयर, नॉइज, वाटर सब कुछ। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर पोल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर्स एंड इन्वायरमेंटल प्रोफेशनल्स। ये क्वेश्चन था इन 2020 में यूपीएससी ने पूछा है ये क्वेश्चन, तो आपको बताने का जरूरत है इसका आंसर। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट इज बी, है ना, सही है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज एस्टेब्लिश, तो इट वाज एस्टेब्लिश अंडर वाटर एक्ट 1974। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, मोदी ट्रम्प स्पीक, यूएस इंडियाज कॉल्स अकाउंट डिफर। ये न्यूज में, हम इस न्यूज से हमें कोई मतलब नहीं है कौन क्या बोला है, हमें उस न्यूज से मतलब है जो इसके अंदर छुपा हुआ है। एक्चुअली जब ये न्यूज में आया तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर से रिव्यू मांगा गया किसके बारे में, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अभी जवाब देने से मना किया है क्योंकि वो विजिट पे हैं मलेशिया। कहाँ है, मलेशिया में है। वहां पे हो रहा है आसियान का मीटिंग, आसियान और ईस्ट एशिया समिट का मीटिंग हो रहा है ना, कुआलालंपुर में। तो हमें आसियान और ईस्ट एशिया समिट के बारे में जानना है, हमें ये पॉलिटिकल न्यूज से कोई मतलब नहीं। तो सीधा आते हैं ईस्ट एशिया समिट, क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोग देखेंगे। तो इस ईस्ट एशिया समिट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2005 एज एन आसियान लेड इनिशिएटिव। आसियान क्या है, आसियान क्या है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना, लेड इनिशिएटिव टू प्रमोट डायलॉग एंड कोऑपरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशू इन द इंडो पैसिफिक रीजन। गुड इवनिंग सबको। और क्या, इट इज द ओनली लीडर लेड फोरम इन द इंडो पैसिफिक दैट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल मेजर रीजनल स्टेक होल्डर टू डिस्कस इशूज ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड रीजनल इंपॉर्टेंस। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्वाइन किया गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ ईस्ट एशिया ग्रुपिंग वाज सबसे पहले क्वाइन किया गया था 1991 में। उस समय के मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था महाथीर मोहम्मद, ठीक। लेकिन वो एक्ट में कब आया, तो फर्स्ट ईस्ट एशिया समिट वाज हेल्ड इन कुआलालंपुर इन 2005, और अभी भी 20th समिट हो रहा है वहीं पे कुआलालंपुर में, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या था ईस्ट एशिया समिट का, तो सबसे पहले ईस्ट एशिया फंक्शन एज ए सेट ऑफ कोर प्रिंसिपल दैट इंश्योर इंक्लूसिविटी एंड रीजनल हार्मनी। उसमें क्या है, ओपननेस एंड इंक्लूसिवनेस, इनकरेज पार्टिसिपेशन फ्रॉम डाइवर्स रीजनल एक्टर्स, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज, आसियान सेंट्रलिटी मीन्स आसियान के मेंबर उसमें सेंटर में सर्व एज द ड्राइविंग फोर्स एंड सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग एंड डिसीजन मेकिंग एंड कंसेंसस बेस्ड अप्रोच। तो ईस्ट एशिया समिट में टोटल 18 मेंबर हैं, 18 मेंबर, उसमें 10 मेंबर आसियान के हैं। आसियान में टोटल 10 मेंबर हैं, तो आसियान के सारा मेंबर और प्लस 8 मेंबर किसके, ईस्ट एशिया समिट के मेंबर हैं। तो हम लोग देखते हैं ये सारे आसियान के मेंबर हैं 10 मेंबर, और एक्स्ट्रा 8 मेंबर जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट मीन्स USA,
ये सारे एक्स्ट्रा मेंबर हैं, ये सब मिलके बनाते हैं ईस्ट एशिया समिट के मेंबर, ठीक। और यहाँ से आप उसका लोकेशन भी देख सकते हैं, ठीक। ये यूएसए, साउथ कोरिया, जापान, इस सारे लोकेटेड हैं यहाँ। सिग्निफिकेंस क्या है ईस्ट एशिया समिट का? तो सबसे पहले इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देख सकते हैं हम लोग। अराउंड 53% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है और नियरली 60% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी को कवर करता है ईस्ट एशिया समिट, है ना। मीन्स 18 कंट्री जो अभी है इसमें सबको मिला दोगे तो लगभग 53% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर करेगा और 60% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। समिट प्रमोट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन थ्रू कोऑपरेशन एंड डिजिटल इकोनॉमी। और क्या बोल रहा है, इंडिया इकोनॉमिक रिलेशन विद आसियान, आसियान के साथ हम लोग का पहले से रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन है। क्या है? तो आसियान इज इंडिया 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इंडिया से का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, व्हाइल इंडिया रैंक 7 फॉर आसियान। बायलैटरल ट्रेड कितना है? लगभग $130 बिलियन का है आसियान के साथ, ठीक। एंड द ईस्ट एशिया समिट फ्रेमवर्क प्रोवाइड ए की प्लेटफॉर्म फॉर एडवांसिंग इंडिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इन इंडो पैसिफिक रीजन। क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी कंट्री हैं, मेजर कंट्री, सब ईस्ट एशिया समिट के पार्ट हैं, तो आप वहाँ पे कोऑपरेशन इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा, स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज क्लोजली लिंक्ड विद द ईस्ट एशिया समिट। इंडिया का क्या है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, मतलब हम अपने ईस्ट की तरफ एक्ट करेंगे ईस्ट में, और ये सारे ईस्ट एशिया समिट में जितने भी कंट्री है सब, मतलब आसियान के जितने भी कंट्री है सब क्या है? इंडिया के ईस्ट में है। तो हमारा इस पॉलिसी से लिंक्ड है ईस्ट एशिया समिट, इनहेंसिंग इट्स एंगेजमेंट विद ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। उससे क्या हुआ है? मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। ईस्ट एशिया को हम लोग कनेक्ट करने के लिए, इंडिया से ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ढेर सारा कुछ मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लेकर आए थे, जैसे IMT ट्राइलेटरल हाईवे, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, IMT उसको बोलते हैं IMT ट्राइलेटरल हाईवे। वो क्या करता है? इनहेंसेस फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। दूसरा था कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये क्या था? हमको इंडिया को म्यांमार से जोड़ता था। कनेक्ट इंडिया ईस्टर्न स्टेट टू म्यांमार एंड फर्दर टू साउथ ईस्ट एशिया। आप एक बार म्यांमार से कनेक्ट हो गए तो म्यांमार से आप साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट कर सकते हैं। और क्या था? डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन में ईस्ट एशिया सपोर्ट्स कोलैबोरेशन ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी एंड स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए थ्रू द इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC प्रोग्राम, इंडिया प्रोवाइड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट टू आसियान कंट्रीज सच एज कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम। कल्चरल एंड सिविलाइजेशन लिंकेज क्या है? तो बुद्धिज्म जो है उस एरिया में बुद्धिज्म है ना, बुद्धिज्म रिलीजन ज़्यादा फॉलो किया जाता है तुम्हारा ईस्ट एशिया में। तो इंडिया से कनेक्टिविटी है क्योंकि बुद्धिज्म इंडिया से स्टार्ट हुआ था। तो बुद्धिज्म सर जो मेजर कल्चर, हाँ गया। सो बुद्धिज्म सर्वेज मेजर कल्चरल ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड मेनी ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन इंक्लूडिंग म्यांमार, थाईलैंड एंड कंबोडिया एंड वियतनाम, है ना। ये सब जगह बुद्धिज्म फॉलो होता है। और इंडिया का इनिशिएटिव है कल्चरल बॉन्ड को और स्ट्रेंथन करने के लिए। तो उसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो रिस्टोरेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड है ना, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ए सिंबल ऑफ एंशियंट नॉलेज एक्सचेंज एंड रीजनल कल्चरल रिवाइवल। और दूसरा क्या करें? सपोर्ट फॉर द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन प्रमोट्स बुद्धिस्ट हेरिटेज डायलॉग एंड टूरिज्म एमंग ईस्ट एशिया समिट कंट्रीज। तो टोटल ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या हुआ? ईस्ट एशिया समिट सर्वे द कम्प्रिहेंसिव फोरम है जहाँ पे स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, है ना, सारा डायलॉग, कल्चरल सब डायलॉग होता है, सबको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो फॉर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी डायलॉग एंड कल्चरल एक्सचेंज इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इट इनहेंसेस रीजनल स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी थ्रू इट्स मल्टी डायमेंशनल एंगेजमेंट। फॉर इंडिया ईस्ट एशिया समिट प्रोवाइड एन इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर क्या? स्ट्रेंथन इट्स
एक्टिस्ट पॉलिसी, deepen economic and strategic ties with ASEAN and promotes its vision of the free, open and inclusive Indo-Pacific region। ठीक है, चलो ईस्ट एशिया समिट पे हम लोग बहुत डिस्कशन कर लिए, अब आते हैं उसके क्वेश्चन पे। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। करें, सॉल्व करें। सीधे 2 पे आते हैं। बोल रहा है ऑल मेंबर्स ऑफ ईस्ट एशियन समिट आर आल्सो मेंबर ऑफ आसियान। नहीं, उल्टा है, आसियान के सारे मेंबर ईस्ट एशिया समिट के भी मेंबर हैं। तो 2 बिकम्स रॉन्ग, इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ईरान रेटिफाइज यूनाइटेड नेशन एंटी टेरर फाइनेंसिंग कन्वेंशन। ये लेटेस्ट न्यूज है ना। ईरान क्या क्या है, एंटी टेरर, हम लोग कल डिस्कस किए थे FATF के बारे में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में कल डिस्कस किए थे। उसी कुछ रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है, किसके लिए, एंटी टेरर फाइनेंस के लिए। तो हुआ क्या है हम लोग देखते हैं। ईरान हैज फॉर्मली अप्रूव्ड अ लॉ ज्वाइनिंग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एम्ड एट कम्बेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो क्यों ऐसा मूव क्यों लिया है, हम लोग देखे थे ईरान जो है ब्लैक लिस्ट में है, कल भी हम लोग पढ़ रहे थे FATF में ब्लैक लिस्ट में ईरान, लेकिन ऐसा मूव क्यों लिया है। तो देखते हैं, द रेटिफिकेशन इज इंटेंडेड टू हेल्प ईरान गेन एक्सेस टू ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम। हम लोग को पता है कि FATF के ब्लैक लिस्ट में या ग्रे लिस्ट में आने से क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम से उसको लोन मिलना बंद हो जाता है ना, और उसको कोऑपरेशन भी, ग्लोबल कोऑपरेशन बंद हो जाता है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि उनको लोन मिल सके, ये स्टेप ईरान लेना स्टार्ट किया है। इट इज एक्सपेक्टेड टू ईज ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, जो भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, ग्लोबल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, उसको भी ईज करना चाह रहा है। एंड द मूव एम्स टू रिलीव सम प्रेशर ऑन ईरान्स इकोनॉमी व्हिच हैज बीन सीवियरली इंपैक्टेड बाय इंटरनेशनल सैंक्शन, है ना। अपने इकोनॉमी को भी थोड़ा एयर देना चाह रहा है ना, हवा देना चाह रहा है, जिसके कारण अभी ईरान का इकोनॉमी थोड़ा अनबैलेंस थी। तो कंप्लायंस विद इंटरनेशनल रेगुलेशन, ईरान इज अटेम्प्टिंग टू अलाइन इटसेल्फ विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अभी हम लोग कल भी डिस्कस किए हैं। FATF मॉनिटर्स इशू सच एज मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो हम लोग देखते हैं है क्या, ये यूनाइटेड नेशन एंटी टेरर फाइनेंसिंग कन्वेंशन है क्या, इसको हम लोग देखते हैं। तो उसका नाम है, ओरिजिनल नेम है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, जो आया था 1999 में। उसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टेरर फाइनेंस। इसका पर्पस क्या था, सेम पर्पस है, टेरर को फाइनेंस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इसका मेन फंक्शन क्या है, टेरर फाइनेंसिंग को कर्ब करना, है ना, जो FATF भी कर रहा था। तो टू क्रिमिनलाइज द एक्ट ऑफ फाइनेंसिंग टेररिज्म एंड टू प्रमोट पुलिस एंड जुडिशियल कोऑपरेशन अमंग कंट्री टू प्रिवेंट, इन्वेस्टिगेट एंड पनिश द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिस्ट एक्ट। मीन्स सबको कोऑपरेशन, हर कंट्री के बीच में कोऑपरेशन होगा, जो भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहे हैं उसको लीगली बुक किया जाएगा, है ना। पुलिस भी उसमें कोऑपरेट करेगी और जुडिशियरी भी कोऑपरेट करेगी। ग्लोबल रीच क्या है, तो लगभग 2018 तक 188 स्टेट, 188 स्टेट इसके मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग के। एंड इट इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सली रेटिफाइड एंटी टेररिज्म ट्रीटी इन हिस्ट्री। डिफिनेशन क्या है टेरर फाइनेंसिंग का, इसी एक्ट में आर्टिकल 2.1, इस एक्ट का आर्टिकल 2.1 जो डिफाइन करता है टेरर फाइनेंसिंग है क्या, उसको क्या बोल रहा है, द ट्रीटी डिफाइंस टेररिस्ट फाइनेंसिंग एज ए क्राइम कमिटेड बाय एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स और कलेक्ट्स फंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या फंड प्रोवाइड करता है या उसके लिए आप कलेक्शन कर रहे हैं, एक्ट अनलॉफुली एंड विलफुली एंड डज सो विद द इंटेंशन दैट फंड शुड बी यूज्ड और विद नॉलेज दैट दे विल बी यूज्ड इन होल और इन पार्ट। आप उस पैसे को कलेक्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि वो पैसा जाएगा कहाँ, है ना। अभी आपको पता है कि हम जो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं वो पैसा टेरर फाइनेंसिंग के लिए यूज होगा, तो आप बुक किए जाएंगे इस एक्ट के अंदर। और क्या बोल रहा है, टेररिस्ट एक्ट इज ए, और टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन कैसे किया है, तो ऐसा एक्ट जो इंटेंडेड टू कॉज डेथ और सीरियस बॉडीली इंजरी टू ए सिविलियन,
मतलब आप कुछ ऐसा एक्ट करते हैं जहां पे सिविलियन को हार्म होता है, बॉडली हार्म होता है, और एनी पर्सन नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन हॉस्टिलिटी ड्यूरिंग एन आर्म कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटेंडेड टू इंटीमिडेट ए पॉपुलेशन। यदि आप कुछ ऐसा भी हरकत करते हैं जो पूरे पॉपुलेशन को डराने का काम कर रहे हैं ना, एंड इंटेंडेड टू कंपेल ए गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू एक्ट और रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिंग, या गवर्नमेंट को भी धमका रहे हैं, जिसे हम लोग देखते हैं कभी कभी टेररिस्ट ग्रुप धमकाती है इंडियन गवर्नमेंट को कि हम आपके ऊपर हमला करेंगे, है ना, आपके सिटी पे हमला करेंगे, क्या है। तो इस तरह का यदि आप काम करते हैं तो आपको इस एक्ट को टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, है ना। और स्टेट का तो जो जो मेंबर इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, है ना, जो जो स्टेट इसके पार्टिसिपेंट हैं, उनका भी कुछ ऑब्लिगेशन होगा। तो उनके लिए क्या कहा गया है, तो फ्रीजिंग एंड सीजिंग फंड्स, जो भी स्टेट इसके मेंबर हैं उस स्टेट को बोला गया है कि आप अपने कंट्री में फंड को फ्रीज कीजिए और सीज कीजिए, वैसे फंड जो इंटेंडेड फॉर यूज इन टेररिस्ट एक्टिविटी, है ना, वैसा फंड जो टेररिस्ट एक्टिविटी में ऐसा लगता है कि आपको यूज होगा, उस फंड को फ्रीज कीजिए। और शेयरिंग फॉरफिटेड फंड्स, कन्फिस्केटेड फंड मस्ट बी शेयर्ड अमंग स्टेट पार्टीज, ठीक, जो भी फंड कॉन्फिस्केट होगा उसको सारे स्टेट पार्टीज में शेयर कीजिए। कोऑपरेशन बियॉन्ड बैंक सीक्रेसी, मतलब बोला गया है कि ऐसा कोई भी कंट्री ये बहाना नहीं मार सकती है, क्योंकि बैंक में जो है सीक्रेसी होता है, आपका अकाउंट नंबर हम नहीं दे सकते हैं, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, तो ये बहाना नहीं चल के आपको इसके बियॉन्ड आपको काम करना पड़ेगा, है ना। तो बोल रहा है स्टेट मस्ट नॉट यूज बैंक सीक्रेसी लॉज एज ए रीजन फॉर रिफ्यूज कोऑपरेशन, आप इस रीजन को नहीं ला सकते हैं कोऑपरेट करने के लिए। फुल कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू सप्रेस टेररिस्ट फाइनेंसिंग इंटरनेशनली, ठीक। चलो, कमिंग टू द क्वेश्चन नाउ, इट इज टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो आते हैं सीधे 4 पे आते हैं। एज ऑफ 2018 नियरली 190 कंट्रीज हैव रेटिफाइड द ट्रीटी, है ना, नियरली बोल रहा है, इसका मतलब सही है ना। 188 मतलब 190, ये नहीं बोला, एडजेक्ट नहीं बोला, इसका मतलब ये सही है। तो 4 इज करेक्ट, तो 4 करेक्ट है, तो मतलब ये दोनों में से, ये तीनों में से एक हो सकता है ना, तो ये गलत हो गया। थर्ड पे आते हैं, कंप्लायंस विद द कन्वेंशन अलाउ स्टेट टू रिफ्यूज कोऑपरेशन साइटिंग बैंक सीक्रेसी, नहीं, ये गलत है ना। इसका मतलब 3 इज रॉन्ग, इट मीन्स सी इज करेक्ट आंसर, है ना। चलो, with this I am going to end this session. Thank you for watching, guys, and we will meet tomorrow at the same